हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज हम थर्ड लेक्चर लेंगे ऑफ द इंडियन पॉलिटी, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उनके लिए आई वुड लाइक टू पुट आउट सम इन्फॉर्मेशन, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। फर्स्टली, प्रेप आईएएस ने एक कंप्लीटली फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है फॉर प्रीलिम्स 2021। इसमें आपको पूरा स्टैटिक पोर्शन एज वेल एज करंट अफेयर्स एज वेल एज फुल मॉक टेस्ट और डाउट सेशंस होंगे, राइट? सो इट विल कॉम्प्रिहेंसिवली कवर योर प्रीलिम्स सिलेबस फॉर प्रीलिम्स 2021। और साथ ही साथ ड्यूरिंग दिस लेक्चर, अगर इस लेक्चर के दौरान आपको कोई भी डाउट आता है, इफ यू गेट एनी डाउट ड्यूरिंग दिस लेक्चर, देन आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में एक डाउट फॉर्म है, वहां पर आप प्लीज अपना डाउट लिखिए एंड वी विल ट्राई टू एड्रेस दैट डाउट, दोज डाउट्स ऑन संडे, ओके? एंड ऑल्सो टू गेट द नोट्स ऑफ दिस लेक्चर, प्लीज join our telegram channel, subscribe to our telegram channel, okay? So now without any further delay हम start करते हैं। पहली चीज जो आज हम पढ़ेंगे that is about making of the constitution. So first thing that we are going to study is about making of the constitution, कि हमारा constitution कैसे बना था, okay? How our constitution was made. एंड नेक्स्ट थिंग जो हम पढ़ेंगे दैट इज अबाउट प्रियम्बल, कि प्रियम्बल होता क्या है, ओके? अगर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे तो पहली चीज जो आपको दिखेगी प्रियम्बल। इनफैक्ट आप अगर याद करोगे, अगर आप एनसीईआरटीज पढ़ते हो तो सब एनसीईआरटीज में प्रियम्बल मेंशन्ड है, ओके? सो प्रियम्बल क्या होता है, राइट? एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, और उससे हमें क्या पता चलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, दैट ऑल वी विल नो। क्योंकि देखिए, ये प्रियम्बल वाला जो पार्ट है ये है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे से बार बार क्वेश्चंस आए हैं प्रीलिम्स में, ओके? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आई वुड से अगर कंपैरिजन करें तो लेस इंपॉर्टेंट है, बट प्रियम्बल वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना है। प्रियम्बल में जो टर्म्स हैं यूज्ड हैं, की टर्म्स यूज्ड हैं, उनका सिग्निफिकेंस, उनका मीनिंग क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। सो इस लेक्चर में देखिए आपका फोकस होना चाहिए टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ओके? नॉट टू मेमोराइज। देखिए, मेमोराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, ओके? इवन पॉलिटी में भी अब अगर आप देखोगे प्रीलिम्स में तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। सो दैट्स व्हाई अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग जो पॉलिटी में, जो प्रियम्बल में मेंशन्ड है वर्ड्स, या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में की कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, ओके? सो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बिफोर अगेन समथिंग टू मोटिवेट यू गाइज, आई हैड कम अक्रॉस दिस कोट। मैंने एक कोट इकोनॉमिक सर्वे में देखा था, एंड आई फेल्ट कि जो लोग अभी प्रीलिम्स 2021 में देने वाले हैं, या जो लोग इवन आगे के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर देम आई थिंक ये कोट काफी रिलेवेंट है। वाई आई थिंक ये कोट रिलेवेंट है? बिकॉज देखिए, ये यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन बहुत वाइड है, राइट? और कई बार यू माइट फील कि इसके सिलेबस से आप इतना ओवरवेल्म फील हो जाओगे, यू माइट फील ओवरवेल्म्ड बाय द सिलेबस, कि यार इतना सारा सिलेबस हम कवर कैसे करेंगे। सो कभी कभी आपके दिमाग में फीलिंग आएगी कि यार इट इज इम्पॉसिबल। कुछ लोग जो अभी 2021 में देने वाले होंगे उनको लग रहा होगा कि यार पता नहीं हम 2021 तक सारा सिलेबस कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ओके? सो यू माइट बी फीलिंग कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, बट दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस कोट विथ यू, दैट आप इतना लंबा मत सोचिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करिए, यू स्टार्ट डूइंग व्हाट इज नेसेसरी। तो व्हाट इज नेसेसरी, आप पढ़ाई करना शुरू करिए। आप डेली एक प्लान बना के उसमें जो आपके टारगेट्स है, आपने जो सोचा है करना है, जैसे अभी ये लेक्चर देख रहे हैं तो अभी ये नेसेसरी है कि आप इस लेक्चर में जो भी आपको बताया जाए कॉन्सेप्ट, आप वो अच्छे से अंडरस्टैंड करें, ओके? उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। देन डू व्हाट्स पॉसिबल। एक बार आपने नेसेसरी कर लिया, उसके बाद व्हाट्स मोर पॉसिबल, और क्या आप एडिशनल कर सकते हो, देन स्टार्ट डूइंग दैट, ओके? और अल्टीमेटली अगर आप ये स्मॉल स्टेप्स लोगे, सो अल्टीमेटली आप देखोगे कि यू वुड बी एबल टू क्लियर द you would be able to easily clear the prelims, okay? So suddenly you are doing the impossible, okay? So इसीलिए अपनी प्रिपरेशन में के फेज में don't get overwhelmed, okay? कभी कभी हर किसी को, आई थिंक मैंने भी जब प्रिपरेशन की थी, मेरे को भी कई बार ये फीलिंग आती थी, बट प्लीज डोंट लेट दैट फीलिंग ओवरटेक यू, ओके? उस फीलिंग को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको अपना मेंटल काम और कूल रखना है, और आपको अपना डेली पढ़ाई करना है, ओके? यू हैव टू स्टडी एवरी डे, ओके? सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हम पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड आई कहां से, फ्रॉम वेयर डिड दिस डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम?
सो सबसे पहली बार ये जो आइडिया दिया था कि भारत का संविधान बनाने के लिए या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए जिसमें इंडियंस होंगे, कि वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, इसका आइडिया सबसे पहले दिया गया था बाय एम एन रॉय। ओके, एम एन रॉय in 1934 gave this idea that to make the constitution of India we need a constituent assembly, okay, which will be comprised of Indians, okay, जिसमें इंडियंस होंगे, राइट। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड करना शुरू किया। तो कब से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड पुट अप की? फ्रॉम 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड डिमांडिंग दैट हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जो इंडियंस की होगी और जो भारत का संविधान लिखेगी, विच वुड बी कंप्राइज्ड ऑफ इंडियंस एंड विच वुड मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद अल्टीमेटली इसका एक इन प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस कैसे आया? अगस्त ऑफर में। कब? 1940 में अगस्त ऑफर। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको इसके पीछे रीजन पता चलेगा कि क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगस्त ऑफर दिया था, तो वो आपका हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। बट यहां पर आपको इतना जानना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की ऑफिशियली 1935 में। 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया, अगस्त ऑफर दिया, राइट। एंड इट सेड कि आफ्टर वॉर, कौन सा वॉर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी बनाई जाएगी जो भारत का संविधान लिखेगी, विच वुड फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। ओके, फिर उसके बाद अगेन क्यों फेल हुआ ये सब आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। ओके, यहां बस आप इतना याद रखें कि 1940 अगस्त ऑफर में द ब्रिटिश गवर्नमेंट गिव अ प्रपोजल कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। ओके, फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया एंड एज पर दिस उसने एक स्कीम दी। क्रिप्स मिशन गेव अ स्कीम फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, इट हाईलाइटेड that constituent assembly will be formed by members elected by provincial assemblies and nominated by princely states। मतलब constituent assembly में जो सारे members होंगे उनमें से जो members कुछ members तो provincial assemblies मतलब ब्रिटिश प्रोविंस में जो legislative assemblies थी वहां से elect होके आएंगे, और जो princely states हैं, जो कई princely states होते थे जैसे राज्य होते थे, उनके जो मेंबर्स हैं वहां के जो प्रिंसेस हैं वो नॉमिनेट करके भेजेंगे। ओके, सो प्रिंसली स्टेट से जो मेंबर्स आएंगे वो नॉमिनेटेड होंगे और जो प्रोविंशियल असेंबली से आएंगे वो इलेक्टेड होंगे बाय द प्रोविंशियल असेंबली। ओके, फिर 1946 में आया अल्टीमेटली कैबिनेट मिशन प्लान, और कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पे ही पूरा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। ओके, तो जो एक्चुअल फाइनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द बॉडी विच वुड मेक the constitution of India was made on the recommendation on the plan given by cabinet mission। okay, it gave a plan for constitution of कि कैसे हमारी constituent assembly बनेगी। okay, so अब obviously cabinet mission ने क्या propose किया था कि कैसी composition होगी, what will be the composition, कि composition क्या होगी constituent assembly की। तो पहली चीज जो cabinet mission ने बताया कि total strength कितनी होगी, constituent assembly जो बनेगी उसकी total strength होगी 389। सो 389 मेंबर्स होंगे टोटल, और उनमें से 296 मेंबर्स ब्रिटिश इंडिया के होंगे और 93 जो मेंबर्स आएंगे प्रिंसली स्टेट से। ओके, सो पहली चीज टोटल मेंबर्स होंगे 389, उसमें से 296 मेंबर्स आएंगे ब्रिटिश इंडिया से और 93 मेंबर्स आएंगे प्रिंसली स्टेट से। ओके, और ऑल्सो एक सीट कितने लोगों के ऊपर दी जाएगी, मतलब मान लीजिए कोई प्रिंसली स्टेट है या कोई ब्रिटिश इंडिया मतलब जो प्रोविंसेस हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे, जो ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट थे। ओके, तो जो प्रोविंसेस में किसी प्रोविंस में अगर मान लीजिए 1 मिलियन पॉपुलेशन है तो उसको एक सीट मिलेगी। ओके, सो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? देयर वुड बी वन सीट फॉर 1 मिलियन पॉपुलेशन, यानी एक सीट पे जो पर्सन होगा ही वुड रिप्रेजेंट 1 मिलियन पॉपुलेशन। ओके, अगेन मान लीजिए कुछ ऐसे प्रोविंसेस या प्रिंसली स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन नहीं है, तो फिर उनको ग्रुप कर देंगे और फिर देखेंगे कि उनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन है, फिर उनको एक सीट अलॉकेट होगी। सो प्लीज दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देयर वाज 1 सीट फॉर 1 मिलियन पॉपुलेशन। ओके, ऑल्सो देखिए जो ब्रिटिश प्रोविंसेस को सीट्स दी गई थी वो 3 कैटेगरीज में थी, 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड थी। वो 3 कैटेगरीज क्या थी? मुस्लिम, Sikh and general। So what were the 3 categories in which the seats given to British provinces were divided? Muslim,
सिख एंड जनरल। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, बिफोर हम इस पे मूव ऑन करते हैं, आपको ये जानना चाहिए कि देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, इट वाज पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड। ये आपने क्रिप्स प्रपोजल में भी देखा। सो पार्टली इलेक्टेड मतलब, सो ब्रिटिश प्रोविंसेस जो थे वहां से जो मेंबर्स आएंगे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो जो असेंबली होगी वहां से इलेक्ट होके आएंगे। ओके, सो पार्टली इलेक्टेड बिकॉज ब्रिटिश प्रोविंसेस से मेंबर्स इलेक्ट होके आए थे फ्रॉम द प्रोविंशियल असेंबलीज। ओके, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहां से नॉमिनेट होके आए थे। अब देखिए ब्रिटिश प्रोविंसेस को जो सीट दी गई थी, इट वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, मुस्लिम, सिख एंड जनरल। ओके, और ये कैटेगरीज में डिवाइड करने का पर्पस क्या था कि इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कि मुस्लिम कैटेगरी के या सिख कैटेगरी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, they will be selected by their own community. Okay, representatives of each community were to be selected by the members of the community. Okay, मतलब मान लीजिए जैसे कोई आप ब्रिटिश प्रोविंस लेते हैं, कोई ब्रिटिश प्रोविंस है तो उसको मान लीजिए 3 सीट मिली। जस्ट अ सेकेंड, से देयर इज अ ब्रिटिश प्रोविंस, इट हैज 3 मिलियन पॉपुलेशन। 3 मिलियन पॉपुलेशन है तो कितनी सीट मिलेगी? राइट, इट विल गेट 3 सीट्स। ओके, इट विल गेट 3 सीट्स, और वो 3 सीट्स हैं तो इट वुड बी डिवाइडेड अमंग, सी अगेन यहां मैं एक अजम्पशन ले रहा हूं, वहां ये जो डिवीजन था इट वाज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। ओके, ऐसा इक्वल डिवीजन नहीं था। ओके, सो जो ब्रिटिश प्रोविंस को 3 सीट मिली, एक सीट होगी फॉर मुस्लिम, ओके, एक सीट होगी फॉर सिख, एक सीट होगी फॉर जनरल। और फिर ये जो सिख हैं, उनके कम्युनिटी वालों को कौन इलेक्ट करेंगे? वर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी। मतलब इस ब्रिटिश प्रोविंस की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी सिख मेंबर्स होंगे वही जो है अपना इलेक्ट करेंगे कि कौन सिख मेंबर उनको रिप्रेजेंट करेगा इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, सो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको क्वेश्चन बन सकता है कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस को सीट्स दी गई थी वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड थी। राइट, वन वॉज मुस्लिम, वन वॉज सिख, वन वॉज जनरल, और हर कैटेगरी के मेंबर वर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ दोस कम्युनिटी ओनली। हर कम्युनिटी के मेंबर जो उसमें थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दे वर सिलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, सो अगेन एंड ऑल्सो यहाँ पर पार्टली इलेक्टेड थी ब्रिटिश प्रोविंस में और पार्टली नॉमिनेटेड फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। ओके, और ऑल्सो एक और पॉइंट जो आपको यहाँ ध्यान में रखना चाहिए, सी इट वॉज पार्टली इलेक्टेड, ऑल्सो ये इनडायरेक्ट था, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ओके, मतलब ब्रिटिश प्रोविंस में जो मेंबर ऑफ जो प्रोविंसेस थे, जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे, वो इलेक्ट कर रहे थे, ना कि ब्रिटिश प्रोविंस के लोग डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे थे। ओके, पीपल ऑफ ब्रिटिश प्रोविंस वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टिंग, they were not directly electing the members of constituent assembly, rather जो ब्रिटिश प्रोविंस में असेंबली थी, प्रोविंशियल असेंबली थी, उसके जो मेंबर्स थे वो इलेक्ट कर रहे थे। ओके, सो प्लीज ये भी ध्यान में रखिए कि दे वर पार्टली इलेक्टेड, और जो इलेक्शन था वो भी इनडायरेक्ट था, क्योंकि लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर रहे थे, बट लोगों ने जो प्रोविंशियल असेंबली में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर रहे थे कि कौन आएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा कंप्लीटली। एंड प्लीज देखिए इस वाले एस्पेक्ट पे तो ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है प्रिलिम्स में, ऑलरेडी 2013 में क्वेश्चन आया था इस पे प्रिलिम्स में कि, और उसमें एक स्टेटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डायरेक्टली इलेक्टेड, वाज डायरेक्टली दैट, उसमें स्टेटमेंट ये दिया गया था क्वेश्चन में कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी कि इट वाज फुल्ली, मतलब पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डायरेक्टली इलेक्टेड। बट आप देखोगे कि पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मेंबर्स इलेक्टेड थे वो तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, और वो सिर्फ ब्रिटिश प्रोविंसेस में से थे। ओके, और दूसरी चीज, अब बाकी बचे जो प्रिंसली स्टेट के मेंबर आए थे वो इलेक्टेड नहीं थे, वो क्या थे? दे वर ओनली नॉमिनेटेड। सो मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम प्रिंसली स्टेट वर नॉमिनेटेड, नॉट इलेक्टेड। ओके, तो मूविंग ऑन, अब हम देखते हैं कि हाउ डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे काम की। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक आप लोगों को कुछ चीजें नहीं दिख रही होगी, तो लेट मी जस्ट माई सेल्फ। ओके, हाँ, सो बेसिकली वर्किंग में कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया। सो एक चीज जो इससे पहले आपको जाननी चाहिए कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के काम करने से पहले ही जो मुस्लिम लीग के भी मेंबर्स थे इनिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बट दे लेफ्ट, और उनके छोड़ के जाने के बाद 399 से कितने मेंबर्स बचे?
299 मेंबर्स ही बचे। ओके, 399 से मेंबर्स रिड्यूस होके 299। और सबसे पहला काम, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड? ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन। तो जवाहरलाल नेहरू ने एट दैट टाइम ही मूव्ड ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन। और वो ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन क्या बताता? इट लेड डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। कि एक बेसिक फिलॉसफी और फंडामेंटल ले डाउन कर दिया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए तो उसकी ये फिलॉसफी होगी, ओके, उसका ये एस्पेक्ट होगा, ओके। एंड इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है वो ही हमारा प्रीएम्बल होता है, ओके। अगेन यहाँ पर देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के क्या स्पेसिफिक प्रोविजंस थे वो पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अब देखा गया है कि इस पे क्वेश्चन नहीं आए। क्वेश्चन किस पे आते हैं? क्वेश्चन आते हैं प्रीएम्बल पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही मॉडिफाइड वर्जन प्रीएम्बल है, तो इसलिए क्वेश्चन हमेशा प्रीएम्बल पे आए, ओके, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे नहीं है। बस आपको इतना जानना है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज द फर्स्ट थिंग दैट वाज पास्ड by the Constituent Assembly, and it was unanimously passed, and it laid down the fundamentals and philosophy of the constitutional structure. So please ये ध्यान रखिए, it laid down the basic idea कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे वो किस तरीके का होना चाहिए, उसका क्या नेचर होना चाहिए, वो किस फिलॉसफी पे बेस्ड होना चाहिए, ओके। नाउ एंड आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट कुछ चेंजेस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इट बिकेम अ फुली सॉवरेन बॉडी। फुली सॉवरेन बॉडी मतलब इसके ऊपर इट इज द सुप्रीम बॉडी, ओके, इसके ऊपर कोई और बॉडी नहीं है, इसके ऊपर अब ब्रिटिशर्स का कोई कंट्रोल नहीं है, ब्रिटिशर्स हैव नो कंट्रोल ओवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the president ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इनिशियली जब बनी थी एट दैट टाइम फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, जब तक इलेक्ट नहीं किया गया था, फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा was the president of Constituent Assembly because he was the oldest member. But once एक बार सिलेक्शन हुआ, okay, इलेक्शन की किसको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, so then it was डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, okay। सेकेंड थिंग, आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, आपने पिछली बार पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था आपको कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में लिखा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इंडिया की, इट विल ऑल्सो एक्ट एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, मतलब वो लॉज भी बनाएगी। और इनफैक्ट जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह एक्ट करती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो अब स्पीकर कौन था? हु वाज स्पीकर एट दैट टाइम? स्पीकर वाज जीवी मावलंकर। एंड जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी मिलती थी, कुछ लॉ बनाने के लिए मिलती थी, ओके, तो उस टाइम पे कौन उसको हेड करता था? जीवी मावलंकर। और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मिलती थी, एट दैट टाइम इट वाज हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके। And also, as I already told you, Muslim League members withdrew, so total members 299 हो गए from 389, okay? Also, कुछ और functions जो Constituent Assembly perform किए थे, that it ratified India's membership to the Commonwealth, okay? It elected Dr. Rajendra Prasad as first president, and it was the provisional parliament, okay? Again, the same thing, okay? Next, let me again, shift myself to the other side. ताकि आपको दिखे, ओके, यस। सो नेक्स्ट है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारी, ये कौन सी असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम डिवाइड कर लिया और डिफरेंट कमिटीज बना दी। तो कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज, उनको हेड कौन कर रहा है ये जानना भी जरूरी हो जाता है, ओके। सो यूनियन पावर्स कमिटी, कि यूनियन की क्या पावर्स होनी चाहिए, उससे डील करने के लिए कौन सी कमिटी वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, it was again headed by Jawaharlal Nehru. Provincial Constitution Committee, okay, Provincial Constitution Committee कौन हेड कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल headed the Provincial Constitution Committee. Drafting Committee, again very important, ड्राफ्टिंग कमिटी, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने वाली कमिटी कौन हेड कर रहे थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। देन दैट्स व्हाई ही इज आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। So Dr. B.R. Ambedkar was the head of the drafting committee of the constitution. Then there was a committee called Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas. It was headed by Sardar Vallabhbhai Patel. Then Rules of Procedure Committee, Dr. Rajendra Prasad. States Committee, ये कमेटी का पॉइंट क्या था? टू नेगोशिएट विद स्टेट्स, एंड इट वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। प्लीज इसको ध्यान में रखिए। नॉर्मली लोग सोचेंगे बिकॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन इंटीग्रेटिंग स्टेट्स इन इंडिया,
Okay, so this committee should have been headed by Dr. Sardar Vallabhbhai Patel, but please remember, states committee, that is committee for negotiating with the states, was headed by Jawaharlal Nehru. Okay, and lastly steering committee by Dr. Rajendra Prasad. Okay, so and again कुछ key dates जो आप please याद रखिए, please remember some key dates. On 22nd July 1947 there was adoption of national flag. तो national flag कब adopt किया गया? 22nd July 1947. Please remember this. National flag was adopted on July 22nd 1947. Okay, and when was constitution adopted? Constitution was adopted on 26th November 1949. See, adoption और एक और चीज होती है commencement. अडॉप्शन और कमेंसमेंट में डिफरेंस होता है. अडॉप्शन का मतलब है कि कुछ जो इमीडिएट प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के वो फोर्स में आए, बट कमेंसमेंट के वक्त जो सारे कुछ प्रोविजन, जो सारे प्रोविजन थे वो कंप्लीटली फोर्स में आ गए. ओके, सो ये अंतर है. एंड इनफैक्ट ये कब था, कमेंसमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950. और 26 जनवरी ही क्यों लिया गया? बिकॉज 26 जैन 1930 को ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है एक रिजोल्यूशन लिया था पूर्ण स्वराज का, पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन लिया था. तो सो एज टू ऑनर दैट, उसको कमेमोरेट करने के लिए, दैट्स व्हाई 26 जैन 1950 इज डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. एंड सिंस देन इट इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे. इट इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे. ओके, एंड ऑल्सो 24 जैन 1950 को हमने नेशनल एंथम एज वेल एज नेशनल सॉन्ग वाज अडॉप्टेड ऑन 24 जैन 1950. सो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग वाज अडॉप्टेड ऑन 24 जैन 1950. एंड ऑन 22nd जुलाई 1947 नेशनल फ्लैग, 26 नवंबर 1949 अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड 26 जनवरी 1950 दैट इज जब हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, एट दैट टाइम आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैड कमेंस्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट हम आते हैं प्रीएम्बल पे. preamble. Okay, it is very important, as I already told you. इससे क्वेश्चन आते हैं. तो पहली चीज तो हम देखते हैं कि preamble होता क्या. What is a preamble? Okay, so it is basically introduction or preface of constitution. तो बेसिकली देखिए, जब भी आप कोई किताब खोलते हैं, whenever you open a book, देखिए आप नॉर्मली नहीं पढ़ते होगे, बट एक पेज होता है शुरू में, इंट्रोडक्शन या प्रीफेस करके होता है. तो उस पेज में क्या लिखा होता है? प्रीफेस वाले पेज में कभी आप देखना, आप लक्ष्मीकांत जो बुक है उसका ही प्रीफेस खोल के देखना, तो वो प्रीफेस में बताते हैं कि बुक क्या है, ये बुक किस चीज के बारे में है, इसके क्या प्रोविजन है, इसमें क्या दिया गया है. ओके, वो चीज बताते हैं. तो इसी तरीके से प्रीएम्बल में दिया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस चीज के बारे में, उसका एसेंस क्या है, राइट, उसकी समरी क्या है, उसका एसेंस क्या है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, बिकॉज उससे हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किस चीज के बारे में है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या एम करता है. ओके, and this was based on, as I already told you, objectives resolution. Okay, तो यहाँ पर आप preamble देख सकते हैं. So preamble, let us read out the preamble. हमें देखना चाहिए preamble, और we should all, being citizens of India, should know our preamble by heart. Okay, it is very important. तो इसमें आप preamble देखें, we the people of India. So अब इस phrase का मतलब क्या है? We the people of India का मतलब क्या है? We the people of India यहाँ signify करता है कि जो इंडिया के लोग हैं, they are the ultimate authority. तो अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है? अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है? पीपल ऑफ इंडिया. पीपल ऑफ इंडिया आर अल्टीमेट अथॉरिटी. ओके, यानी भारत के लोगों के ऊपर, यानी भारत के नागरिकों के ऊपर कोई नहीं है. ओके, पीपल ऑफ इंडिया आर अल्टीमेट अथॉरिटी. ओके, नॉट इवन स्टेट इज अबाउ द पीपल ऑफ इंडिया. ओके, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स ऑफ पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इट इज द पीपल ऑफ इंडिया. ओके, सो जो पीपल ऑफ इंडिया हैं, हम लोग ये रिजॉल्व करते हैं, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड, वी हैव रिजॉल्व्ड. ओके, इट टेल्स दैट वी हैव रिजॉल्व्ड दैट वी विल मेक इंडिया, वी विल कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ओके, दैट हम इंडिया को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आगे हम इन टर्म्स का मीनिंग देखेंगे, और इनफैक्ट इन टर्म्स के मीनिंग पे ही कई बार क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स में. ओके, और दूसरा, सेकंड थिंग, इट सेज एंड सिक्योर फॉर ऑल इट्स सिटीजन. व्हाट डज इट हाईलाइट? सेकंड थिंग, दैट जो इंडिया के सारे सिटीजन्स हैं उनके लिए वी विल सिक्योर, यानी जो स्टेट है,
जो स्टेट है, इंडियन स्टेट है, इट शुड सिक्योर फॉर ऑल इट्स सिटीजन, मतलब उसके सारे सिटीजन के लिए स्टेट को ये चीजें इंश्योर करनी है, कि स्टेट को ये चीजें प्रोवाइड करनी है। क्या चीजें प्रोवाइड करनी है? हर सिटीजन को मिले जस्टिस, एवरी सिटीजन शुड गेट जस्टिस। और किस टाइप का जस्टिस? जस्टिस शुड बी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ओके, लिबर्टी, लिबर्टी मतलब फ्रीडम। किस चीज की फ्रीडम? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। ओके, सो फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। तो जो इंडियन स्टेट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इंश्योर करता है कि जो हर सिटीजन ऑफ इंडिया है उसके पास लिबर्टी है ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। नेक्स्ट, इट इंश्योर्स देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ, किस चीज की इक्वालिटी? ऑफ स्टेटस। ओके, स्टेटस हो सकता है सोशल स्टेटस या इकोनॉमिक स्टेटस, एज वेल एज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके, अपॉर्चुनिटी, राइट। एंड ऑल्सो जो इंडियन स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन शुड प्रमोट अमंग ऑल द सिटीजन्स, मतलब जो सारे इंडिया के सिटीजन है उनमें प्रमोट करना है फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, ब्रदरहुड या भाईचारा। ओके, फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड और भाईचारा। एंड ऑल्सो इंश्योर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब हर इंडिविजुअल सिटीजन की डिग्निटी प्रोटेक्ट करनी है स्टेट को, एज वेल एज यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, जो ये इंडियन नेशन है उसकी यूनिटी और इंटीग्रिटी भी प्रोटेक्ट करनी है, राइट। And in our Constituent Assembly, this 26th day, November 1949, this is the day of adoption. Day of adoption. Day of adoption. We hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. कौन दे रहा है ये Constitution? कौन दे रहा है? Ourselves कौन? Ourselves इधर किसको रेफर करता है? That is people of India. तो ये प्रियम्बल का मीनिंग ही ये है कि इसमें जो पीपल ऑफ इंडिया डिक्लेयर करते हैं कि हमारा स्टेट ऐसा होगा और हमारा स्टेट सिटीजन्स के लिए ये करेगा, और ये इस तरीके से हम ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अपने लिए हम ये बना रहे हैं। ओके, वी आर मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल ऑफ इंडिया आर मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्व्स, एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन विल ले डाउन that what will be the type of our state, nature of our state, and what will be the objectives that this state will try to achieve for its citizen. Okay, now regarding nature of state, जैसे आपने देखा था nature of state क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, that first we are sovereign. तो sovereign होने का मतलब क्या है? that जो इंडिया है, इंडिया is neither a dependency nor a dominion of any other nation but a independent state. That we are now independent, India is independent. Okay, because आप देख सकते हो independent होने का मतलब अगर आपको समझना हो तो आप देखो before independence and after independence. Before independence क्या इंडियन स्टेट अपने लिए कुछ भी कर पाता था? ओके, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आप जानते होगे इंडिया का जो भी है कुछ भी लॉ रूल पास करना होता तो ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको ओवर रूल कर सकता था। दैट मीन्स एट दैट टाइम इंडिया वाज डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल है इंडिया पे? नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज नो कंट्रोल ओवर इंडिया। इंडिया इज टोटली इंडिपेंडेंट, और इंडिया इंडिपेंडेंट होने का ये भी मतलब है कि बीइंग इंडिपेंडेंट मीन्स कि इंडिया कैन कंडक्ट इट्स internal and external affairs as it likes. मतलब जैसे इंडिया चाहे वैसे इंडिया अपना इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स कंडक्ट करेगा। इट विल नॉट बी प्रेशराइज्ड बाय एनी एक्सटर्नल बॉडी। सो अगेन आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया इज मेंबर ऑफ वेरियस बॉडी, जैसे यूएन का मेंबर है इंडिया या डब्ल्यूटीओ का मेंबर है। तो देखिए आप सब जानते हो डब्ल्यूटीओ में अगर आप जानते होगे तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं। तो कई एग्रीमेंट्स इंडिया पे लगते हैं डब्ल्यूटीओ के। ओके, डब्ल्यूटीओ के। तो आप लोग बोल सकते हो कि देखो इंडिया इंडिपेंडेंट कैसे? इंडिया को तो डब्ल्यूटीओ या यूएन के उसमें है तो उसके रूल्स फॉलो करता है इंडिया। ओके, जैसे आपने अगर पढ़ा होगा तो एक इशू आया था पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ फूड। तो उसमें कहा गया था कि इंडिया जो अपना फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चलाता है वो डब्ल्यूटीओ की जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ फूड के नॉर्म्स है उसको वायलेट करता है, और इसलिए इंडिया को अपना प्रोक्योरमेंट कर्व करना चाहिए। तो आप लोग कहोगे कि देखो ये तो इंडिया कहां से अपने मतलब उसमें इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया के ऊपर तो डब्ल्यूटीओ कुछ इंपोज कर रहा है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, सो इंडिया इज मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ आउट ऑफ इट्स ओन फ्री विल। मतलब इंडिया ने देखो डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनने के कुछ फायदे भी हैं और कुछ घाटे भी हैं। इंडिया ने इवेल्युएट किया कि देखिए हमें मेंबर बनने फायदे ज्यादा हैं रादर देन लॉसेस, वी हैव मोर बेनिफिट देन लॉसेस, सो दैट्स व्हाई बीइंग अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ इज बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री। सो दैट्स व्हाई इंडिया टुक अ डिसीजन टू बी ए मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, और जो डब्ल्यूटीओ की कंडीशन है वो मानने की। ओके,
सो अगेन अगर आगे जाके जैसे अगर इंडिया को लगे कि WTO इज नॉट फेवरेबल फॉर इंडिया, सो इंडिया कभी भी छोड़ सकता है WTO। ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है इंडिया पे कि WTO में इंडिया को रहना है। जैसे यूएस ने, आप देख सकते हो यूएस ने जैसे अभी WHO के केस में उसको फंडिंग स्टॉप कर दी थी। तो कोई देखिए बाहर की इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, बट इसमें कोई भी कंट्री इंडिपेंडेंट कंट्री ज्वाइन करती है, सो वो अपने इंटरेस्ट को देख के करती है। ओके, इट्स नॉट लाइक कि उनके ऊपर कोई कंपल्शन है। सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है दैट इंडिया के ऊपर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या कंपल्शन नहीं है। इंडिया अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया could manage its internal and external affairs without any interference from outside. Okay, अगला है सोशलिस्ट। सो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इस पे क्वेश्चन आते हैं। सो सोशलिस्ट समझना भी इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ आई वुड लाइक टू हाईलाइट, देखिए सोशलिज्म कैपिटलिज्म आइडियोलॉजीज पढ़ने में मत लग जाना। ओके, आपको ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। देखिए आप PSIR के स्टूडेंट नहीं है तो आप सोशलिज्म एकदम मत पढ़ने चले जाइएगा। ओके, आपको इतना समझना है कि इंडिया में जो सोशलिस्टिक स्टेट है, इंडिया का स्टेट का नेचर है सोशलिस्टिक। तो कोई सोशलिस्टिक स्टेट होता है तो हम बोलते हैं, तो सोशलिस्टिक हम इन द सेंस बोलते हैं कि इंडिया के स्टेट का इकोनॉमी और सोसाइटी में क्या रोल होगा। व्हाट विल बी द रोल ऑफ इंडियन स्टेट इन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। सो वो रोल डिटरमाइन होगा बिकॉज ऑफ इट्स सोशलिस्ट नेचर, मतलब वो रोल डिपेंड होगा इट्स सोशलिस्ट नेचर पे। ओके, सो बीइंग क्या रोल होगा, दैट उसका रोल होगा कि वी नीड टू बिल्ड अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी, दैट टू थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। तो पहले हम समझते हैं सोशलिज्म का मतलब। सी सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है विच मीन्स दैट जो सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब आप लीजिए जैसे लैंड है, तो लैंड इज अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड पे हम क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, तो लैंड क्या हुई, लैंड इज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अंडर सोशलिज्म इट इज कॉल्ड कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे दैट विल बी ओन्ड बाय पब्लिकली, दैट विल बी ओन्ड कलेक्टिवली, राइट, दैट विल नॉट बी इंडिविजुअली ओन्ड। ओके, सो वो इंडिविजुअली ओन्ड नहीं होंगे। ओके, सो दैट्स व्हाट इट इज मेंट बाय सोशलिस्टिक। ऑल्सो इट मीन्स कि जो इकोनॉमी है उसमें रिच और पुअर का डिफरेंस नहीं होगा। there should be no social and economic inequality। स्टेट का एम ये होगा कि कोई सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं हो, राइट। बट अगेन जो इंडिया का जैसे सोशलिज्म है वो थोड़ा डिफरेंट है। सी दो टाइप के सोशलिज्म हो जाते हैं, एक तो हो गया कम्युनिस्ट, जो एक्सट्रीम फॉर्म होता है, उसमें क्या हो जाता है कम्युनिज्म, या वहां क्या होता है कि जो स्टेट है, यानी जो स्टेट है वो सब कुछ ओन करेगा, स्टेट विल ओन एवरीथिंग, बिल्कुल प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। ओके, देयर विल बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। ओके, दैट इज स्टेट लेड सोशलिज्म। ओके, देयर विल बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। बट इंडिया का सोशलिज्म ऐसा नहीं है। इंडिया का सोशलिज्म क्या है, इंडिया का सोशलिज्म मोर ऑफ गांधीयन सोशलिज्म है। ओके, इट इज गांधीयन, राइट। इट इज ऑल्सो, उसको एक टर्म यूज किया है, इट इज डेमोक्रेटिक। इंडिया का सोशलिज्म क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब सी इंडिया में कंप्लीट नेशनलाइजेशन नहीं है, मतलब इंडिया में ऐसा नहीं है कि स्टेट सारी प्रॉपर्टी अपने पास ले लेगा, स्टेट सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अपने अंडर। देखिए इंडिया में है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर विल को एग्जिस्ट, राइट। बट देखिए जो कन्वेंशनल सोशलिज्म होता था, ये इंडिया का सोशलिज्म है। ओके, और एक जो दूसरा होता है जो कन्वेंशनल, दैट इज स्टेट लेड सोशलिज्म या फिर कम्युनिज्म। ओके, कम्युनिज्म उसमें क्या होता था, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट होता था, सारा स्टेट ओन्ड होता था, एवरीथिंग वाज स्टेट ओन्ड। यहां पब्लिक बोल रहे हैं मतलब स्टेट ओन्ड। ओके, सो एवरीथिंग वाज ओन्ड बाय स्टेट, देयर वाज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, देयर वाज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। ओके, बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडिया में बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट, इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है। ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब फ्रीडम देते हैं। ओके, देयर इज मोर फ्रीडम इन इकोनॉमिक स्फीयर आल्सो। ओके, तो दिस इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ सोशलिज्म। अगेन यहां पर आपको दो चीजें याद रखनी है इसमें, दैट आवर सोशलिज्म इज डेमोक्रेटिक। ओके, और इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, और डेमोक्रेटिक मतलब देयर इज आल्सो स्कोप फॉर प्राइवेट प्रॉपर्टी। ओके, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होगी। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सेक्युलर।
सो सेक्युलर नेचर ऑफ स्टेट मीन्स अगेन सेक्युलर, ये वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से इंडिया का सेक्युलरिज्म डिफरेंट है। सी वेस्टर्न सेक्युलरिज्म ये होता है कि जो स्टेट और रिलीजन है दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म मीन्स दैट स्टेट एंड रिलीजन आर कंप्लीटली डिफरेंट। ओके, कि स्टेट का कोई रोल नहीं होगा रिलीजन में और रिलीजन का कोई रोल नहीं होगा स्टेट में। ओके, बट इंडिया का क्या है, इंडिया में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स स्टेट का रोल है, स्टेट का रोल है रिलीजन को लेके। और क्या रोल है स्टेट का रिलीजन को लेके, दैट जो भी रिलीजन है हमारी कंट्री में उन सबको सेम स्टेटस मिलेगा। ओके, सेम स्टेटस कैसे, आगे जाके आप देखोगे तो सबके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मतलब आप किसी भी रिलीजन के हो, कितने भी मेंबर्स हो आपके। ओके, मान लीजिए पारसी कम्युनिटी है तो पारसी कम्युनिटी को भी सेम रिलीजियस फ्रीडम्स हैं जो हिंदू कम्युनिटी को है। ओके, हिंदू कम्युनिटी, देखिए पारसी कम्युनिटी बहुत कम मेंबर्स है, बट डिस्पाइट दैट उन सबको भी सेम रिलीजियस वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फंडामेंटल राइट दे रखा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, राइट, जो हिंदू कम्युनिटी को, तो उनका सेम स्टेटस है। ओके, एंड ऑल्सो सपोर्ट फ्रॉम स्टेट, कि स्टेट सपोर्ट भी करता है जो रिलीजन पीछे छूट रहे हैं या जो डाउन ट्रोडन है, बैकवर्ड है। जैसे देख लीजिए कई इनिशिएटिव, जैसे आप देखिए आर्टिकल आगे जाके देखेंगे तो कुछ स्पेशल राइट्स देते हैं कम्युनिटी को, जो कल्चर माइनॉरिटी, जो रिलीजियस कम्युनिटी है, माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए स्पेशल स्कीम्स लाता है स्टेट। जैसे कई स्पेशल स्कीम्स बनाते हैं, जैसे एक अगर आप देखोगे उस्ताद करके स्कीम है, तो ये गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज, उनके माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए स्कीम ऐसे स्पेशल स्कीम्स लॉन्च करते हैं। तो दो चीजें हैं इंडिया के सेक्युलरिज्म में, इट इज पॉजिटिव कि सबको सेम स्टेटस देता है, मतलब कोई भी किसी भी रिलीजन का हो सबको सेम राइट्स मिलेंगे। ओके, दूसरा इट ऑल्सो सपोर्ट्स फ्रॉम द स्टेट, मतलब कोई भी रिलीजन मान लीजिए जो माइनॉरिटी है, जो पिछड़ रहे हैं, उनको स्टेट उन रिलीजियस कम्युनिटी को सपोर्ट भी करेगा ताकि वो अगेन बराबरी पे आ सके, देयर विल बी इक्वालिटी। ओके, नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। सो डेमोक्रेटिक का मतलब दैट जो हमारा जो स्टेट है इट इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी, दैट मीन्स वी द पीपल। ओके, वी द पीपल, दैट इज people are ultimate sovereign. Okay, that means government is elected, supreme power is with people. Okay, so the supreme democratic का मतलब क्या हुआ, स्टेट का मतलब जो स्टेट है इसके पास जो भी पावर है वो स्टेट की खुद की पावर नहीं, इट इज द पावर्स गिवन टू द स्टेट बाय द पीपल। ओके, जो इंडियन स्टेट है उसकी जो भी पावर्स हैं इट इज द पावर्स गिवन बाय द पीपल, और पीपल ने वो पावर स्टेट को कैसे दिए, देखिए मैं बताता हूं। आपने देखा होगा प्रीएम्बल में वी द पीपल लिखा है, तो मतलब जो पीपल ऑफ इंडिया है दैट मीन सिटीजन्स, पीपल ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है पावर स्टेट को, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है पावर इंडियन स्टेट को। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप आगे चल के देखेंगे कि पार्लियामेंट के बारे में बता रखा है, लेजिस्लेचर के बारे में बता रखा है, तो इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेट को पावर देता है। और कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन पीपल ऑफ इंडिया ने बनाया है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी लेजिस्टिमेसी पीपल ऑफ इंडिया से है, तो अल्टीमेट पावर किसके पास है, सुप्रीम पावर किसके पास है, सुप्रीम पावर है पीपल के पास। ओके, नॉट दी स्टेट। एंड ऑल्सो एक और एस्पेक्ट इसके बारे में, डेमोक्रेटिक के बारे में जो आपको यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट जब हम डेमोक्रेटिक बोलते हैं तो ये तो जो हम बोला कि जो पावर सुप्रीम पावर पीपल के साथ है इट इज पॉलिटिकल, इट इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ओके, बट डेमोक्रेसी ऑल्सो इंक्लूड सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब कि देयर शुड बी सोशल इक्वालिटी एंड एज वेल एज इकोनॉमिक इक्वालिटी। ओके, सो अगेन सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी पार्ट है ऑफ बीइंग ऑफ द डेमोक्रेटिक स्टेट, इंडियन डेमोक्रेटिक स्टेट। ओके, और ये किसने बताया था, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर हाईलाइटेड दिस इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स दैट जब हम बोल रहे हैं कि इंडियन स्टेट डेमोक्रेटिक है, इट मींस इंडियन स्टेट इज डेमोक्रेटिक नॉट ओनली इन पॉलिटिकल सेंस, सिर्फ पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक नहीं है बट सोशली और इकोनॉमिकली भी डेमोक्रेटिक है। ओके, नेक्स्ट रिपब्लिक। सो रिपब्लिक के लिए आप इतना समझिए, देखिए कोई भी डेमोक्रेटिक स्टेट होता है वो दो टाइप का होता है, या तो मोनार्की या रिपब्लिक। तो मोनार्की क्या हो गया, जैसे यूके, वहां हेड ऑफ द स्टेट कौन है, हु इज हेड ऑफ द स्टेट इन यूके, दैट्स द क्वीन, क्वीन इज द हेड ऑफ द स्टेट इन यूके। बट रिपब्लिक, इंडिया इज अ रिपब्लिक, तो इंडिया में हेड ऑफ स्टेट क्या है, हेड ऑफ स्टेट हेरिडिटरी नहीं है, पहली चीज तो देखिए
हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया इज नॉट हेरिडिटरी, रादर इट इज इलेक्टेड. तो हेड ऑफ इंडियन स्टेट इज elected. That is what is meant by republic. Okay, that head of state is elected. Also जो election है वो क्या है, indirect होता है. जो प्रेसिडेंट का, आगे आप प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ोगे, यू विल रियलाइज कि जो प्रेसिडेंट हमारा है, ही इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, और एंड ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड. ओके, एंड ऑल्सो जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी मतलब कि पॉलिटिकल पावर है, राइट, इट इज इन द हैंड्स ऑफ पीपल. ओके, पॉलिटिकल पावर इज इन दी हैंड्स ऑफ पीपल. और रिपब्लिक का एक और मीनिंग होता है कि देयर इज नो प्रिविलेज्ड क्लास, मतलब कोई ऐसे जैसे वहां पर क्वीन है, मोनार्की है, उसमें क्वीन एंड किंग्स होते हैं, या नोबिलिटी होती है, पहले नोबिलिटी होती थी. दिस इज व्हाट, दिस इज अ प्रिविलेज्ड क्लास, दिस इज अ प्रिविलेज्ड क्लास. बट आज की डेट में इंडिया में कोई ऐसी प्रिविलेज्ड क्लास है? नहीं, ऐसी प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है इंडिया में. ओके, so this was what the preamble highlights about nature of state. कि nature of state के बारे में preamble ये बताता है कि जो state है, Indian state, it is sovereign, it is socialist, it is secular, it is democratic and it is republic. Okay, now regarding objectives of state, कि state के objectives क्या है, कि state को क्या achieve करना है, what should be the aim of the state. तो objectives of the state आप देख सकते हो, पहला चीज कि सारे citizens को the Indian state, जो इंडियन स्टेट है, इट शुड इंश्योर दैट हर सिटीजन को मिले जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. अगेन लेट मी हाईलाइट वन थिंग, जब मैं बोलता हूं इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट, तो आप क्या समझते हैं इससे? डज दिस मीन ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नो, इंडियन स्टेट मीन्स, व्हेन आई से इंडियन स्टेट मीन्स द एग्जीक्यूटिव. सॉरी, इंडियन स्टेट का मतलब होता है, इंडियन स्टेट क्या होगा? वन, एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव में कौन आ जाएगा? आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, जो स्टेट की डिफरेंट स्टेट्स, यूटी उनकी गवर्नमेंट है, वो सब मिलके एग्जीक्यूटिव बनाते हैं. ओके, दूसरा, इट ऑल्सो इंक्लूड्स लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव अगेन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल्स, राइट, और पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल. और जो लास्ट आ जाता है आपका जुडिशियरी. सो जुडिशियरी में कौन कौन आ गया? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. ओके, सो जब इंडियन स्टेट बोलते हैं, सो इंडियन स्टेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी. अब ये जो इंडियन स्टेट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको क्या करना है? इट शुड इंश्योर जस्टिस. किस टाइप का जस्टिस? विच टाइप? It should ensure social justice, it should ensure economic justice, it should ensure political justice. तो social justice का मतलब क्या हुआ? There should be no discrimination based on social factors. मतलब एक एग्जांपल अगर आप लो तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. ओके, सो मतलब इंडियन स्टेट है, यानी जो लेजिस्लेचर है मान लीजिए, उसको ऐसे लॉज इनेक्ट करने चाहिए कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, राइट. सिमिलरली दूसरा क्या? देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सोशल फैक्टर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, राइट. मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. ओके, सो जो लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव है, उसको ऐसे पॉलिसीज लाने चाहिए कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो. देयर शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. ओके, so I hope you understand the meaning of social justice. That means no discrimination based on social factors like caste, or gender, or your religion, or your race, or your place of birth. Okay, ये जो factors है, and again ये आप देखने, ये प्लीज ध्यान में रखिए, आगे फंडामेंटल राइट्स में आपको यही रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक जस्टिस. इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन क्लास मतलब रिच और पुअर. सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अमीर है, जो रिच पर्सन है, उसको डिफरेंट राइट्स मिले, उसको डिफरेंट ट्रीटमेंट मिले स्टेट से. स्टेट चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो, उनको बराबर ट्रीट करना है. ओके, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. बट अगेन यहां पर आगे जाके आप देखोगे कि पुअर के लिए, पुअर के अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेट कैन डू पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और डू टेक अफर्मेटिव एक्शन. ओके, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए रिच और पुअर में, राइट. पॉलिटिकल जस्टिस से क्या समझे आप?
दैट जो भी सारे सिटीजन्स है सबके पास सेम पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट। तो जो भी सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं सबके पास सेम पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए। ओके, दैट इज व्हाट इंडियन स्टेट शुड इंश्योर। ओके, इंडियन स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट इन द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ ऑफ द सिटीजन्स। ओके, अगेन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं जो हम आगे फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो देखेंगे। ओके, अगली इंपॉर्टेंट चीज स्टेट को क्या इंश्योर करनी है कि लिबर्टी। लिबर्टी मतलब फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ किस चीज की? फ्रीडम की फ्रीडम ऑफ थॉट। मतलब इंडियन स्टेट को इंश्योर करना है कि लोग जो चाहे वो सोचना, उनको उनके पास फ्रीडम ऑफ थॉट हो, उनके पास भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब वो जो चाहे वो अपना एक्सप्रेशन कर सकते हैं। यानी इंडियन स्टेट को ऐसे स्टेप्स नहीं लेने चाहिए जिससे उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर्व हो। ओके, बिलीफ मतलब जो जिस भी भगवान में या जो भी जिस चीज में वो बिलीव करना चाहते हैं वो बिलीव कर पाए। फेथ एंड वर्शिप, अगेन ये चीजें आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में रिफ्लेक्ट होती है। और लिबर्टी मतलब दो चीजें हो गई, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, मतलब जो स्टेट है उसको अननेसेसरी रिस्ट्रेंट्स नहीं पुट करने चाहिए। अगेन आप देखोगे इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट। ओके, देयर आर रिस्ट्रेंट्स। ओके, बट दैट शुड बी रीजनेबल, राइट। एंड नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। मतलब जो स्टेट है इट शुड इंश्योर कि जो सिटीजन्स है उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर पाए। ओके, दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देमसेल्व्स। ओके, डेवलप देमसेल्व्स, यहाँ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी मतलब दे कैन बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स। ओके, दे कैन बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट है इक्वालिटी। equality means equality means बराबरी। okay, so it means equality of status and opportunity। तो status कैसे होगा कि इंडियन स्टेट को किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना है। so there should be absence of special privilege, okay, to any section of society। तो इंडियन सोसाइटी के किसी भी सेक्शन के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। okay, and there should be adequate opportunities। that means अगर हम बात करें, just a second, अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटीज की, मतलब सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ओके, एवरीबडी शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अगेन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन। वो एक पॉजिटिव एक्शन है बिकॉज कई लोग जो हैं देवर इकोनॉमिकली एंड सोशली एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड, एंड दैट्स वाई उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए उनके लिए रिजर्वेशन करने की जरूरत पड़ी। ओके, और ये आप कहाँ देख सकते हो, ये रिफ्लेक्ट करेंगे आगे जाके अगर आप इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। सो सिविक मतलब सिविक अगर आगे जाके ये आपको और हाईलाइट होगा, यू विल सी दिस इक्वालिटी इन फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18। इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं आर्टिकल 39, जहां वो बोलता है कि सबको इक्वली रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करना है। और पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात होती है आर्टिकल 325 एंड 326। बेसिकली ये देता है राइट टू वोट। दिस इज रिलेटेड टू राइट टू वोट। अगेन हम इसको आगे जाके डिटेल में भी डील करेंगे, बट पॉलिटिकल इक्वालिटी कैसे कि हर सिटीजन को जो भी सिटीजन है वो सर्टेन बेसिक कंडीशंस मीट करता है, 18 के अबव है, सो ही और शी हैज राइट टू वोट। उसके अगेंस्ट कोई जेंडर कास्ट किसी बेसिस पे वोटिंग राइट्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। लास्टली जो है इट सेज दैट जो इंडियन स्टेट है इट हैज टू प्रमोट फ्रेटर्निटी, अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स दिस फीलिंग बाय सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। एंड ऑल्सो देयर इज ये फीलिंग कैसे भी प्रमोट होती है बाय डिग्निटी ऑफ मेंटेनिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ओके, ऑल्सो जैसे आप इसके लिए आप देखते हो, जैसे एक स्कीम लाए थे हम, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये स्कीम लाई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या? एग्जीक्यूटिव। सो ये स्कीम क्यों लाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेटर्निटी, एंड फ्रेटर्निटी इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स मेंशन्ड इन प्रीएम्बल। ओके, सो देखिए आपको भी ये चीजें ऐसे ही पढ़नी है। यू हैव टू रिलेट दीज थिंग्स। ओके, जो आप स्कीम्स पॉलिसीज पढ़ते हो कहीं ना कहीं आप उसको रिलेट करने की कोशिश करिए, तो आपको ये चीजें बड़ी इजीली याद रहेंगी। ओके, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है प्रीएम्बल का? प्रीएम्बल का इंपॉर्टेंस, तो इट इज बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज, राइट। जो पॉलिटिकल मॉरल और रिलीजियस वैल्यूज है जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, ये हमारा प्रीएम्बल बताता है। इट इज by K.M. Munshi, one of the prominent personalities. Okay, he highlighted it is
हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हॉरोस्कोप मतलब कि फ्यूचर क्या होगा इंडिया का, कि फ्यूचर में इंडिया कैसा होगा, ये प्रियम्बल ये बताता है। ओके, इट इज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट लेज डाउन पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी बाय एम हिदायतुल्लाह। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इट टेल्स की आत्मा है, एसेंस है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। इट टेल्स कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज के बारे में है, राइट। एंड लास्टली प्रियम्बल आल्सो टेल्स अबाउट ग्रांड एंड नोबल विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त क्या चाहती थी, व्हाट इट वांटेड इंडिया टू बी, कि वो इंडिया को कैसा देखना चाहती थी आगे जाके। ओके, इट रिफ्लेक्ट्स ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडिया कैसा होना चाहिए। ओके, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे उनके एक सपना था कि इंडिया ऐसा होना चाहिए, वो प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट होता है। लास्टली अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू some key points about preamble। so ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ सकता है आपको प्रीलिम में। तो सबसे पहली चीज आपको याद ध्यान रखना है दैट preamble इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस वाज हेल्ड इन केशवानंद भारती केस। अगेन इस पे देखिए पूरा बड़ा डिबेट था, पहले बेरूबारी केस आया, फिर केशवानंद भारती केस, बट वो आपको देखिए प्रीलिम्स के लिए एक कोर्स है, तो प्रीलिम्स के लिए आपको बस इतना जानना है कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मींस प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको अब स्टेटमेंट आए किसी एमसीक्यू में कि वेदर प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ, कि स्टेटमेंट आया कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो यू कुड क्लियरली मार्क दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Next, preamble is neither a source of power to the legislature nor prohibition upon the powers of the legislature, right? So preamble is not a source of power, मतलब ऐसा नहीं है कि preamble बना दिया तो इससे कुछ legislature could say that we derive power from this, नहीं, ऐसा भी नहीं, ना ही कि preamble is a prohibition on the power of legislature। okay, it is non justiciable, मतलब इसके provisions are not enforceable in court of law, मतलब अगर इसके प्रोविजंस नहीं किए मान लीजिए, तो कोई कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकता कि देखिए ये जो इंडियन स्टेट है इट इज नॉट फॉलोइंग द प्रियम्बल, ऐसा आप नहीं बोल सकते कोर्ट में जाके। ओके, सो इट इज नॉन जस्टिसिएबल। नेक्स्ट, इट कैन बी यूज्ड टू हेल्प इन इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के लिए हम प्रियम्बल यूज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड कि जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में हेल्प की जरूरत होगी वहां देयर वी कुड यूज प्रियम्बल। ओके, also lastly and most importantly, preamble being a part of constitution can be amended। so preamble amend किया जा सकता है, and but amendment एक condition है उस पे, condition that amendment should not be done to basic features or basic structure। again आगे जाके हम basic structure के बारे में पढ़ेंगे, basic structure क्या होता है। lastly जो preamble है it has been amended only once, आज तक अभी तक since independence preamble अभी तक बस एक बार amend किया गया है, that too in 1976 by 42nd constitutional amendment act। and please remember this thing that three new words were introduced in preamble। what were those three new words? socialist, secular and integrity। these three words were inserted by 42nd constitutional amendment act to preamble, right? so please again it is very important, इस पे आपको प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दे सकते हैं। okay, so please remember which were the three words inserted in the preamble by by 42nd constitutional amendment act? socialist, secular and integrity। so देखिए socialist secular तो ध्यान में रहेगा, socialist secular रहेगा, बट प्लीज इंटीग्रिटी को भी ध्यान में रखिए, इंटीग्रिटी। ओके, इसको ध्यान में रखिए। ओके, so this is it for this session। again I would request you guys to subscribe to the channel and share this lecture with your friends because I hope that this will also be helpful to them। और also आप प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, join our telegram channel for notes on this lecture। so thank you very much and see you again next time।